अब एक नई आर्टिकल हम लोग समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए कर्व एंड सरफेस, यानी कोई एक कर्व है और एक सरफेस है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका क्या अभिप्राय है। तो एक बार जैसे आप देखें कि हमारा कोई एक कर्व किसी प्लेन में दिया गया है, एक कर्व किसी प्लेन में है और यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक कार्ड लिया गया, एक लाइन लिया गया जो इस कर्व को ये दूसरे पॉइंट ले दिया, P है, ये हमारा Q है। तो जब यह Q P को टेंड करता है, यानी यह Q P के और पास आता जाता है और यह Q जो P से कोइंसाइड कर जाता है, तभी हमारा ये दोनों पॉइंट जब कोइंसाइड करते हैं तब हमें कहते हैं कि ये 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी एक पॉइंट पर कितने पॉइंट वो कोइंसाइड किए, वही हमारा उतने जितने पॉइंट कोइंसाइड होंगे एक साथ उतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। यानी कोई प्लेन कर्व है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट लाइन जो होगा वो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो ऐसे ही हमारा कोई एक कर्व 3 डायमेंशन में एक कर्व ले और एक सरफेस ले, तो यदि वो 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, यानी जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उतने पॉइंट एक पास कोइंसाइड करें। तो उसके लिए जैसे हमने क्या किया कि कर्व को C से रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हमारा xi इज इक्वल टू या xi इक्वल टू xit, इसी को हम 3 डायमेंशन में लिखते हैं। तो यह x1 इज इक्वल टू x1t, x2 इज इक्वल टू x2t और यह x3 इज इक्वल टू x3t। ये हमारा कर्व हो गया, ये कर्व का इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सरफेस का इक्वेशन, तो सरफेस के इक्वेशन को S से, सरफेस को S से हम डिनोट करें, तो सरफेस का इक्वेशन यह f x1 x2 और x3, यानी 3 डायमेंशन में जब सरफेस लेंगे तो ये 3 वेरिएबल्स यानी x1 x2 x3, इसके टर्म में जो रिलेशन होगा वो हमारा 3 डायमेंशन में एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह एक सरफेस है और यह एक कर्व है। इस सरफेस को एक कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जैसे आपको एक सर्किल दिया जाए और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाए, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम सरफेस के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। या यूँ समझें कि यदि हमारा 2 लाइन, एक हमारा x इज इक्वल टू 3 एक लाइन दिया गया है और फिर हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यदि ये 6, इस तरह से एक सर्किल दिया गया, तो ये x इज इक्वल टू 3 यानी y के पैरेलल 3 डिस्टेंस की एक लाइन है। तो यह लाइन, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और जब रखेंगे तो फिर उससे y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 3 और y की जो वैल्यू आया वो ये दोनों, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो अब हमको ये सरफेस है और ये हमारा कर्व है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करें कि यह x1 x2 x3 ये जो वैल्यू है वो इसमें रख दें और रखने के बाद तब हम देखते हैं कि हमारा ये टोटल, अब देखें ये x1 है, x2 है, x3 है, ये 3 वेरिएबल्स है, लेकिन यह भी एक पैरामीटर t के टर्म में दिया गया है। ये भी हमारा एक पैरामीटर वही t के टर्म में, ये भी उसी पैरामीटर t के टर्म में। तो ये हमारा 3 वेरिएबल्स है, लेकिन जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसकी वैल्यूज को इसमें रख देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एक देखा था कि x इक्वल टू 3 और एक सर्किल है, तो एक से वैल्यू दूसरे में रखते हैं, उससे जो शेष अननोन है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब हमको इस सरफेस और इस कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो
ये सरफेस है इसी में ये x1 की जो वैल्यू है वो t के टर्म में, यह x1t ऐसा रख दिया, और फिर यह x2t और यह x3t ये रख दिया इज इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो इसकी वैल्यू को इसमें रखा। अब जब इसमें रखेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो सरफेस में 3 वेरिएबल था वो टोटल 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि x1 की वैल्यू भी t के टर्म में है, x2 की वैल्यू भी केवल t के टर्म में है, x3 की वैल्यू t के टर्म में। जैसे पीछे हम लोगों ने ये टेंजेंट या लाइन का कोई कर्व दिया गया तो उसका आर्क का हमको लेंथ निकालना हुआ तो कर्व का जो इक्वेशन दिया जाता था उसमें डिफरेंट टाइप का, जैसे x1 एक का हाइपरबोलिक 2t ऐसा था, ये साइन हाइपरबोलिक 2t, और फिर x3 की वैल्यू हमारा फिर t के टर्म में कुछ था। तो अब x1 x2 x3 ये सब एक वेरिएबल t के टर्म में आ गया। तो अब कोई यदि हमारा सरफेस x1 x2 x3 की टर्म में है तो जब वो x1 की वैल्यू एक का हाइपरबोलिक t रख दिया तो वो टोटल में एक वेरिएबल आ गया t, दूसरा कुछ नहीं है। x2 को ये साइन हाइपरबोलिक t कर दिया तो वेरिएबल केवल एक t रहा। x3 की वैल्यू यदि हमारा 6t रहा तो हमारा टोटल x1 x2 x3 ये सब में एक वेरिएबल हो गया। तो हमारा यहाँ सरफेस है तो 3 डायमेंशन में तो ये x1 x2 x3 में कोई एक रिलेशन है, वो हमारा सरफेस को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा। तो यह एक सरफेस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में इसकी वैल्यू को इसमें रख दिया। तो अब जब ये रखा गया तो अब ये टोटल अब 3 वेरिएबल्स नहीं रहे, अब केवल एक वेरिएबल, क्योंकि x1 की भी वैल्यू t के टर्म है, x2 की भी वैल्यू t के टर्म है और x3 की वैल्यू भी t के टर्म है। यानी यह टोटल एक वेरिएबल हमको मिल गया ft इज इक्वल टू 0। ये केवल एक वेरिएबल हो गया t के टर्म, x1 भी t के टर्म है, x2 भी t के टर्म है, x3 भी t के टर्म है। यानी x1 x2 अब नहीं रहा, x1 की वैल्यू वो आ गया जो केवल t के टर्म है, x2 की वैल्यू वो आ गया जो केवल t के टर्म है, x3 नहीं रहा उसकी जो, तो यानी अब टोटल एक वेरिएबल हो गया हमारा t। तो अब इस t से t की वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे t के टर्म में कोई इक्वेशन हमको मिलेगा, तो जो मिलेगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो वैल्यू है जिस पर हमारा ये कर्व और ये सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये इक्वेशन कब आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तभी इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया और तब हमारा t के टर्म में आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की एक वैल्यू मिला, जो वैल्यू मिला उसको हमने कह दिया t0, यानी t की वो वैल्यू इसको सॉल्व करने पर जो आया उसको हमने कह दिया t0। तो t0 इसको सॉल्व करने पर आया है, इसका मतलब कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की जो वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगा, तो उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो फिर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारा x² - 5x + 6 = 0 ऐसा दिया गया, तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू एक 3 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करने पर 3 आया तो इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ 3 कर दे, यहाँ 3 कर दे और यहाँ 3 कर दे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा यदि उसका वो सॉल्यूशन है तो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन को t0। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन है तो t0 को जब यह इस इक्वेशन में रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इसकी भी वैल्यू तो नहीं आएगी जितना हमारा दूसरा साइड है, t0 ऐसा है। अब यह t0 है क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन का एक पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल के लिए लिया कि x = 3 लिया और एक सर्किल का इक्वेशन लिया,
तो जब x इक्वल टू 3 को रखेंगे और y की जो वैल्यू आएगा तो x की ये वैल्यू और y की वो जो आएगा ये दोनों ही दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट हुआ। तब अब हमारा इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया और इस इंटरसेक्शन में केवल एक वेरिएबल t हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आया उसी को हमने कह दिया t0। ये हमने t0 को, तो t0 वो वैल्यू है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन के आया। इसका मतलब इस पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब चूंकि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है इसलिए इसको इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इतनी वैल्यू हमको यहां से मिली। अब हम क्या करते हैं कि अब इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं और इसका यूज हम लोग करेंगे। अभी हमारा ft0 0 आया, जहां t0 दोनों यानी कर्व और सरफेस दोनों के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिला है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो यह ft है, ft ये जो ft हमारा 0 था, इसी से आप क्या कर ले कि यह ft की वैल्यू f यह t माइनस t0 और प्लस t0 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इससे लिखने से ये t0 और यह प्लस t0 इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम क्या कर ले कि इसको h और इसको x यानी x प्लस h f x प्लस h टेलर से एक्सपेंशन करते हैं f x प्लस h, तो इसकी वैल्यू f x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश x प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये हमारा टेलर से एक्सपेंशन हुआ। तो ये t0 को x रखा और इसको h रखा। तब इसका टेलर से एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब टेलर से एक्सपेंशन करेंगे तब हमको जो वैल्यू मिलेगा यहां से ये वैल्यू, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यह ft0 fx प्लस h t माइनस t0 यह h f डैश x प्लस t माइनस t का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश t0 प्लस t माइनस 0 है, t माइनस 0 t माइनस t0 का ये स्क्वायर है, ये क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश या t0 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये टेलर से एक्सपेंशन हो गया। और इसकी वैल्यू 0 है तो ये हमारा 0 ऐसा लिख लेंगे। अब आप क्या कर लेंगे कि चूंकि इसका एक रूट t0 है तो ft0 की वैल्यू 0 है तो इसको रख दें हम। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ ये 0, तो यह t माइनस t0 और f डैश t0 प्लस t माइनस t0 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश t0 प्लस यह t माइनस t0 का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और यह f ट्रिपल डैश t0 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इक्वल टू 0 ऐसा आपको मिला। अब आप देखेंगे कि चूंकि यह 0 हो गया इसलिए आगे जितनी भी वैल्यू रखेंगे उसमें t माइनस t0 है, t माइनस t0 का स्क्वायर है, आगे t माइनस t0 का क्यूब है, तो सब में t माइनस t0 सब में कॉमन है। इसलिए t माइनस t0 को यदि हम क्या कर लें कि कॉमन ले लें, इस t माइनस t0 को कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से t माइनस t0 इसको कॉमन ले लिया तो यह f डैश t0 प्लस t माइनस t0 बाई फैक्टोरियल 2 और यह f डबल डैश t0 प्लस
टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 और यह ट्रिपल डैश टी जीरो एंड सो ऑन, ये वैल्यू हमको यहाँ से इक्वल टू 0 ये आ गया। अब आप देखेंगे कि यदि यह 0 न हो, यह यदि 0 न हो, तब हमारा एक टोटल का एक प्रोडक्ट है, इसमें यदि यह एफ डैश टी जीरो ये 0 न हो, तब टोटल कॉमन आपका टी माइनस टी जीरो कॉमन आएगा। लेकिन फिर आप देखें यदि यह 0 हो जाए, तो जब 0 हो जाए तो यह भी 0, तब हमारा टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर कॉमन आएगा। यदि ये 0 न हो तो, लेकिन यदि यह भी 0 तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, तब हमारा ये कॉमन आएगा। तो अभी हमने ये लिया कि एफ डैश टी जीरो ये 0 न हो, तो जब यह 0 नहीं होगा, एफ डैश टी जीरो ये 0 न हो, तो हमारा टी माइनस टी जीरो ये कॉमन आएगा। ठीक है, ये तो जब ये कॉमन आएगा तो यह और ये टोटल का प्रोडक्ट ये 0 हुआ, इसका मतलब यह टी माइनस टी जीरो इक्वल टू 0। तो टी माइनस टी जीरो इक्वल टू 0 का मतलब टी जीरो पर इस फंक्शन की एक वैल्यू हमारा और 0 दे दिया। इस 0 पर हमारा यह टी की जो वैल्यू आया वो एक और इस पर कॉन्साइड हो गया, तो यहां से आ गया टी जीरो इज इक्वल टू टी। एक टी इस टी जीरो पर ये हमारा कॉन्साइड कर गया, तो अब इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब दूसरी स्थिति को लें, यदि आपका एफ डैश टी जीरो यह 0 हो जाए, एफ डैश टी जीरो ये 0 हो जाए, तो जब यह 0 हो जाएगा तो इससे क्या मिला, ये वैल्यू 0 हो गया। तो जब यह 0 हो गया तो ये तो 0 पहले से था, और यदि ये भी 0 हो जाए तो ये टोटल 0 हो गया, और जब यह टोटल 0 हो गया तब आपका टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, ये एक बार ध्यान दें इसमें क्या कहा जा रहा है। पहला हमारा एफ टी जीरो ये 0 हो गया, और एफ डैश टी जीरो ये 0 न हो, तो जब यह 0 नहीं है तब ये हमारा टोटल 0 नहीं हुआ, तब टोटल में हमारा टी माइनस टी जीरो ही कॉमन आएगा, और जब ये कॉमन आया तब हमने शेष को एक साथ निकला। अब ये हमारा ये 0 नहीं है, फिर हमारा ये जो वैल्यू आया टी माइनस टी जीरो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब इसमें एक टी ये टी जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब यह टी जीरो तो उसका एक दोनों के इंटरसेक्शन का एक पॉइंट था, उस पर एक पॉइंट और कॉन्साइड कर गया, तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब हुआ कि जब हमारा एफ डैश टी जीरो ये 0 नहीं था, लेकिन एफ टी जीरो 0 था, एफ टी जीरो 0 था, तब हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया। अब आप क्या कर रहे कि एफ डैश टी यानी एफ टी जीरो तो था ही, अब यदि एफ डैश टी जीरो को भी 0 ले, तो जब इसको 0 ले लेंगे तो अब यहाँ तक 0 हो गया, तो जब ये यहाँ तक 0 आ गया तो इतना ही हमारा नॉन 0 बचा। अब इसमें हमारा टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये कब आया जब हमारा एफ टी जीरो यह तो 0 था ही, एफ डैश टी जीरो को भी 0 ले लिया, लेकिन एफ डबल डैश टी जीरो को हम 0 न लें, क्योंकि यदि ये 0 हो जाए तब तो फिर ये टोटल 0, तब हमारा ये कॉमन आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एफ टी जीरो लिया, एफ डैश टी जीरो को भी 0 ले लिया, लेकिन इसके बाद वाले डेरिवेटिव को ये 0 न ले। तो जब यह 0 नहीं लेंगे तब ये वैल्यू 0 नहीं आया, और जब ये 0 नहीं आया ये 0 हो गए, यह 0 है, इसको भी 0 ले लिया तो ये 0 आ गया, अब इतना ही बचा तो ये हमारा कॉमन आ गया। तब जब यह टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर जब इसको कॉमन लेंगे तब ब्रैकेट पे हमको ये चीजें मिल जाएंगी। तो यहां से ये टी माइनस टी जीरो का स्क्वायर ये 0 हुआ,
जो कॉमन है या शेष हमारा जीरो नहीं है तो वो हमारा जीरो हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो दिया तब ये जीरो हो गया। अब यह जीरो हो गया, इसका मतलब यह टी माइनस टी जीरो और टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये स्क्वायर है। इट मीन्स टी जीरो पर एक पॉइंट तो इक्वल हुआ ही, एक पॉइंट और इक्वल हो गया। तब हमने देखा कि टी जीरो पर दो पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो जब दो पॉइंट कोइंसाइड किए तब इसको कहेंगे कि सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब हुआ? जब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ और उसके पहले के डेरिवेटिव जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और ये कोई डेरिवेटिव ना, जीरो डेरिवेटिव यानी केवल एफ टी जीरो, ये जीरो, तब हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। यदि आप तीसरा एफ टी जीरो, ये तो जीरो था ही, एफ डैश टी जीरो को जीरो हमने लिया ही और इसको नॉट इक्वल टू जीरो लिया था, यदि इसको भी जीरो ले लें, एफ डबल डैश टी जीरो, इसको भी जीरो ले लें, तब आप देखें ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो ले लिया, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव को जीरो न लें, थर्ड डेरिवेटिव ये जीरो न हो, तो ये थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उसके पहले वाले डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, ये बिना डेरिवेटिव वाला जीरो है, तो यहाँ तक तो सब जीरो आ गए। तब इसके आगे के वैल्यूज मिलेंगी। अब इसमें हमारा टी माइनस टी जीरो का क्यूब कॉमन आएगा, क्योंकि आगे पावर 4 आएगा, आगे 5 आएगा। तब यहाँ से हमको जो मिला वो टी माइनस टी जीरो, इसका क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ऐसा दिया। तब हम देखेंगे कि तीन ब्रैकेट हुए, टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी जीरो और फिर टी माइनस टी जीरो। इसका मतलब टी जीरो पर ही तीन टी कोइंसाइड कर गया, तभी हमारा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये कंडीशन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको कब मिला? जब टी जीरो पर केवल एक टी कोइंसाइड करे। तो वो कब हुआ था कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये जीरो न हो, केवल इसके पहले का एफ टी जीरो ही जीरो रहे, तब ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब मिला? यानी टी जीरो पर दो टी कब कोइंसाइड किया? जब हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जीरो न हो, लेकिन उसके पहले का फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो डेरिवेटिव ये जीरो हो जाए, तो ये हमारा दो पॉइंट कोइंसाइड कर गया टी जीरो पर, टी की दो वैल्यूज कोइंसाइड करी। तो सेकेंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या हुआ कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले के जो डेरिवेटिव है वो हमारे क्या हुआ? ये जीरो हो गया। तब हमने यहाँ से एक कंडीशन पाया कि एक कर्व और एक सरफेस, ये दोनों यदि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे तब हमको फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, केवल जीरो डेरिवेटिव यानी केवल एफ टी जीरो ही जीरो होगा। और यदि हमारा सरफेस और कर्व ये दोनों हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब रखेंगे जब सेकेंड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, उसके पहले के डेरिवेटिव जीरो। तो ये जनरल एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको क्या कंडीशन मिल जाएगा, उसको आप एक बार देख लें और उसी के साथ जो ये आर्टिकल होगी वो आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कांटेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये प्रोसीजर हमने शुरू किया है उसी से nth पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब होगा कि इसका nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट टी जीरो ये जीरो ना हो। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डेरिवेटिव जीरो नहीं है, उसके पहले वाले सब जीरो, यानी और n माइनस nth डेरिवेटिव एट टी जीरो ये जीरो, n माइनस 2th डेरिवेटिव एट टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से ए थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव एट द टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो डेरिवेटिव यानी केवल एफ टी जीरो ये जीरो हो जाए। तो ये हमारा कंडीशन है।
जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कंडीशन लेना है उतना डेरिवेटिव जीरो ना हो, उसके पहले के सारे डेरिवेटिव हमारे क्या हो, जीरो हो जाए। तो यह एक कर्व C और एक सरफेस S, ये दोनों कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे उसका एक कंडीशन आपको मिला। अब इसी कंडीशन का यूज करते हुए एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम हम आपको लेते हैं और फिर इसका यूज कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which has 3 point of contact at the point 3, 5, 7 of the curve। अब यह कर्व का इक्वेशन दिया गया है, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। ये कई x1 की ये कई वैल्यू पैरामीटर t के टर्म में, x2 हमारा पैरामीटर t के टर्म में, x3 हमारा पैरामीटर t के टर्म में। तब ये कहा जा रहा है कि इसका 3, 5, 7 इस पॉइंट पर इस कर्व के साथ, ये हमारा कर्व है, इस कर्व के साथ 3, 5, 7 पॉइंट पर वो प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व के साथ रखे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3, 5, 7 जैसे हमारा कोई कर्व है और एक प्लेन है 3, 5, 7, एक प्लेन है 3, 5, 7 इस पॉइंट पर एक कर्व के साथ जो ये प्लेन है वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, ऐसा करें। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन का इक्वेशन लिखें। तो एक पॉइंट से तो पास करते हुए इनफाइनाइट प्लेन होंगे। अब उस प्लेन को डिटरमिन करें जो इसके साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे। तो जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो उसका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और 3, 5, 7 पर जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो जीरो देगा। तो इस वर्क को सेटिस्फाई करने वाला वो कौन सा प्लेन होगा उसको हमको निकालना है। तो पहला वर्क ये करें कि 3, 5, 7 से पास करता हुआ एक प्लेन का इक्वेशन लिख लें, क्योंकि ये प्लेन 3, 5, 7 पर इसको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो 3, 5, 7 तो उस पर रहेगा ही, वो कर्व पर भी रहेगा और प्लेन पर भी रहेगा। तो इसलिए इससे पास करता हुआ एक प्लेन का इक्वेशन लिखें। तो अब इसके सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point 3, 5, 7 is। अब ये ज्योमेट्री में आपको पता है कि x1, x2, x3 इससे पास करते हुए प्लेन का इक्वेशन हमारा होता है। तो x माइनस x1 प्लस b y माइनस x1 y1 z1, यदि पॉइंट लें x1 y1 z1 तो हमारा यह ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये x1 y1 z1 से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन ये होता है। अब हमारा x1 y1 z1 की जगह यहाँ 3, 5, 7 है, तो 3, 5, 7 से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। तो यह x1 x y z की जगह x1 x2 x3 दिया गया है। तो x1 माइनस 3 प्लस b x2 माइनस 5 प्लस c x3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 1 ले लिया। ये हमने 3, 5, 7 से पास करता हुआ ये प्लेन का इक्वेशन ले लिया। अब जब प्लेन का इक्वेशन ले लिया तो अब इसमें ए बी सी की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो हमारा प्लेन का इक्वेशन निकल आएगा। अब जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हम लगा के ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जब इसमें रखेंगे तो हमको वही प्लेन आएगा।
तो अब ये हमने क्या किया कि यह 3, 5, 7 इससे पास करता हुआ हमने एक प्लेन का इक्वेशन लिखा और यह ए बी सी अननोन है। तो जो कंडीशन लगा करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जब उसको रखेंगे तो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो प्लेन होगा। तो यदि हम ये लें कि ए बी सी की वैल्यू निकालें कि यह प्लेन इस कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, तो उस कंडीशन को जब लगाएंगे तब जो ये प्लेन आएगा वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने वाला प्लेन होगा। तो अब आप क्या करते हैं कि अब हमारा यह एक सरफेस हो गया, ये सरफेस है और ये हमारा कर्व है। अब इन्हें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट कोइंसाइड किए, वही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब क्या करें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अब x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू को इसमें रख दें। तो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड प्लेन 1 इज, अब इसी में ए x1 है 2t + 1, 2t + 1 x1 और -3 और प्लस b x2 है 3t² + 2, तो यह b x2 -5 और प्लस c x3 4t³ + 3 और -7 = 0। चूंकि इन दोनों को 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले करके और ए बी सी की वैल्यू निकालना है, इसलिए 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए इस कर्व और इस सरफेस का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए x1 x2 की जो वैल्यू है इससे उसको इसमें रख दिया। तब हमारा जो आया a और 2t और -2, 2t -2 प्लस b और यह 3t² -3 और प्लस यह c 4t³ -4 = 0। इसको हमने 2 ले लिया। अब देखें यही आपका एफ हो गया। इससे जो अभी जो हम लोगों ने आर्टिकल किया था उसको समझना भी आसान हो गया। हमने क्या किया, यह एक कर्व है और यह एक सरफेस है, इन्हें दोनों का 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए कर्व के इक्वेशन को इसमें जैसे x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल्स हैं, और जब इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू को रखा तो देखें अब केवल एक वेरिएबल आ गया, और यही हमारा जिसको एफ लिखे थे तो यही एफ हो गया। ये हमारा एफ ऐसा आ गया, एफ ये टोटल टी के टर्म में। अब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब रखेगा जब एफ टी 0 हो, एफ डैश टी 0 और एफ डबल डैश टी 0, थर्ड एंड हायर डेरिवेटिव 0 न हो। तब हम लिखेंगे कि कर्व एंड प्लेन will be 3 point of contact, 3 point of contact if f t0 = 0, f dash t0 = 0, f double dash t0 = 0, but f triple dash t0 is not equal to 0। थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यह है कि जो जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो डेरिवेटिव 0 नहीं, लेकिन उसके पहले के 0 आ गए। तो अब आपको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने से 3 इक्वेशन मन मिला।
एफ टी जीरो, एफ डैश टी जीरो और एफ डबल डैश टी जीरो। तो अननोन हमारे 3 हैं, ए बी सी, और इक्वेशन भी हमारे 3 आ गए। इसलिए 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन हमारे लिए पर्याप्त है, और उससे तीनों की वैल्यू निकल आएगा। अब जरा एफ टी जीरो, अब यह टी जीरो क्या है? टी जीरो वो वैल्यू है जिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो अब आप देखें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको किस पे निकालना है? 3, 5, 7 इस पर। तो देखें कि ये कर्व 3, 5, 7 ये तो हमारा कार्टेशियन में वैल्यू है। 3, 5, 7 के लिए टी की वैल्यू क्या होगा? तब यहाँ x1 3 है तो 3 रखेंगे, तो इस 1 को इधर लाना तो 3 - 1 तो 2, और तो यानी t की वैल्यू 1 रहेगा तब ये 3 है। फिर t की वैल्यू ये 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 + 2 5, ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ t की वैल्यू 1 करेंगे तो 4 + 3 7 ये मिल जाएगा। तो कार्टेशियन में इसकी वैल्यू 3, 5, 7 और पैरामीटर में उसी की वैल्यू t = 1। तब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रखेगा तो ही आएगा, लेकिन 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पॉइंट पे रखे? तो 3, 5, 7 यदि x1, x2, x3 में होता तब, लेकिन t के टर्म में आया तो t = 1। आगे वही यहाँ लिखा है t = 1। ये नहीं लिखता तो भी आपको जब t के टर्म में आया तो इसकी वैल्यू को यहाँ, इसकी वैल्यू को यहाँ, इसको रख करके t की वैल्यू को डिटरमिन करना पड़ता है, तो आपका वही t का 1 आ जाता। लेकिन वो दे दिया है तो उसको हमने यहाँ जस्टिफाई भी कर लिया कि t = 1 पर ये 3, 5, 7 ये आ रहा है। तब हम क्या करेंगे कि यह एफ टी जीरो ये निकालें, तो यह टी जीरो की वैल्यू ही यहाँ 1 है। यानी जिस पॉइंट पे हमको कांटेक्ट निकालना है, चाहे टी जीरो पर 1 टी कोइंसाइड करे, चाहे 2 टी कोइंसाइड करे, चाहे 3 टी, लेकिन वो टी जीरो क्या है? जिस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो जिस पर निकालना है वो हमारा 3, 5, 7 है या टी के टर्म में 1 है। तो अब एफ टी जीरो, अब इसमें t = 1 यो हम रखें तो देखें क्या आएगा। निकाल लें एफ टी जीरो तो ये है। अब एफ डैश टी जीरो निकाल लें और एफ डबल डैश टी जीरो। तो टी जीरो वो पॉइंट है जिस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, और इसमें टी की वैल्यू 1 दिया है। तो हम एफ टी, तो ये आपका है, इसी में टी को 1 रख देंगे तब आपका एफ टी जीरो आ जाएगा। अब यह एफ डैश टी, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब t = 1 रखेंगे, तब हमारा एफ डैश टी जीरो। तो हम क्या करें कि एफ टी तो है, लेकिन एफ डैश टी निकालना पड़ेगा और एफ डबल डैश टी निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश टी, एफ डैश टी, तो एफ डैश टी के लिए इसकी वैल्यू को हम क्या करें कि डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह a और यह केवल 2 आएगा, यह 2, यह कांस्टेंट हो गया, तो यह 0 प्लस b, और यह 6t, 6t, और यह -0 और प्लस c, यह 12t² 12t² = 0 ऐसा है। अब हमको डबल डैश भी चाहिए, एफ डबल डैश टी, तब ये तो कांस्टेंट है, ये आपका 0 आ गया। ये आपका 6b, 6b, और ये आया 24t, 24c, और यह t ऐसा है = 0। अब हमने एफ टी निकाल लिया है, एफ डैश टी निकाल लिया है, और एफ डबल डैश टी निकालना है। अब इसकी वैल्यू टी जीरो पर निकालना है। तो नाउ एफ टी = 0, एफ डैश टी = 0, एफ डबल डैश टी = 0 एंड t = 1। t = 1 पर इसकी वैल्यू को हम निकालें, तब देखें क्या आएगा।
तो अब यह एफ टी, तो यह ए और टी इक्वल टू 1, तो यह 2 माइनस 2 0। तो देखें एफ टी जिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है वही पॉइंट वो हमारा यहाँ से एक टी की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी टी इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 माइनस 2 0, ए 3 माइनस 3 0, यानी टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू जो यह है उसको सेटिस्फाई कर लिया, तो ये इक्वेशन हमको कुछ देगा नहीं। अब हमको क्या करना है, एफ डैश टी पर इसकी वैल्यू को रखें, तो एफ डैश टी आपका यह है, तो यहाँ से एफ डैश टी, तो ये 2a और प्लस 6b और प्लस 12c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन छोटा आ जाएगा, तो यह a प्लस 3b और प्लस 6c इज इक्वल टू 0। ये आ गया, 2 तक था, अब इसको हमने 3 कह दिया, 3 का। अब ए एफ डबल डैश टी 0 इसकी वैल्यू, तो देखें इसमें हमारा ए का कोफिशिएंट 0 है और बी का यह 6b है और यहाँ से 24c है, 24c है इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आपका 0a और प्लस b और प्लस 4c, ये हमारा 4 आ गया। अब इसी को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा यह इक्वेशन 1 है उसमें रख देंगे। तो सॉल्विंग इस इक्वेशन की हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसको इसी में ए बी सी की वैल्यू को रखना होगा, तो इसको अभी हम छोड़े हुए हैं, शेष को आप देखें। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4 फॉर ए बी सी, तो यह a बाई b बाई और यह c बाई, ऐसा हम ले लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए बी सी की वैल्यू को हम ले लेंगे, तब यह a, तो यह आया 12 और -6, अब यह b, तो यह 0 और -4 और c यह 1, ये वैल्यू मिल जाएगा। तब यह a बाई 6 b बाई -4 और c बाई 1। अब यही ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रखें तो यह ए की वैल्यू आया 6, x1 -3 प्लस b -4 x2 -5 और प्लस c की वैल्यू 1, तो यह x3 -7 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करें, x1 x2 x3 को एक साथ लिखें, तो यह 6x1 -4 x2 और प्लस x3, और न्यूमेरिकली देखें तो ये -18 और ये +20, तो ये +2 आया और ये -7 तो -5, तो ये -5 इज इक्वल टू 0। यानी यही वो प्लेन है जो गिवन
कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो इसको क्या किया गया कि जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा गया उस पर एक प्लेन को डिटरमिन करना है कि वो कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है। तो जिस पॉइंट से भी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना है उससे पास करता हुआ एक प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। तो ए x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 वाला फार्मूला लगाया और उस इक्वेशन को हमने रख लिया। उसमें ए बी सी अननोन था। तो ये बी सी की वैल्यू जो कंडीशन लगा करके निकालेंगे उसकी वैल्यू रखेंगे तो वही कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला प्लेन होगा। तो हम ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, इससे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तब एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो वो प्लेन होगा जो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो अब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, इसके लिए जो प्लेन था और जो कर्व था इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, यानी प्लेन में x1 की जगह जो कर्व का x1 t के टर्म में था और x2 जो t के टर्म में था x3 t के टर्म में उसको लिख लिया। अब यह टोटल t के टर्म में आ गया, वही ft हो गया। अब आपको जब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, लेकिन उसके पहले का यानी ft 0, f डैश t 0 और f डबल डैश t 0 ये 0 होगा। तब हम ft दिया ही है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करके f डैश t निकाल लें, एक बार और करके f डबल डैश t निकालें। तो यह तो ft है, f डैश t है और f डबल डैश t है, लेकिन जो कंडीशन आता है उसमें f t 0 होता है, f डैश t 0 होता है, f डबल डैश t 0 होता है और t 0 वो पॉइंट होता है जिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होता है। तो इसमें जिस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है वो हमारा 357 है और 357 कार्टेशियन में है, उसी का पैरामीट्रिक फॉर्म में t की वैल्यू 1 आ रहा है, यानी t0 यहाँ 1 आ गया। तब हम f t0 तो t को 1, f डैश t0 t को 1, f डबल डैश t0 t को 1 रखेंगे तो हमको एक जो पहला f t0 था वो 0 हो गया। अब दूसरा हमने f डैश t0 और f डबल डैश t0 से एबीसी में 2 इक्वेशन आया, सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाला, उसको गिवन प्लेन में रख देंगे। तो चूंकि यह एबीसी की वैल्यू 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कंडीशन लगा करके निकाला गया है, इसलिए इसकी वैल्यू को जब प्लेन में रखेंगे तो वो प्लेन होगा जो गिवन कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम भी हो गया और जो हमारा आर्टिकल था उसको समझने में ये थोड़ा और सहयोगी हो गया। अब देखते हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको टच किया जाएगा।